क्लेविकल का फ्रैक्चर को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो पहले हमने उसकी जो बेसिक एनाटमी है उसको डिस्कस किया था। ठीक उसी तरह स्कैपुला फ्रैक्चर को डिस्कस करने के पहले जो बेसिक एनाटमी है हम उसको डिस्कस करेंगे मतलब कि उसको हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में एनाटमी पढ़ी है और उसमें आपने सारी बोन्स को डिटेल में स्टडी किया है, तो हम सिर्फ उसका रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी के साथ कि हमारी जो स्कैपुला बोन है। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्कैपुला बोन इज ए फ्लैट ट्रायंगुलर बोन कनेक्टिंग द अपर एक्सट्रीमिटी टू द एक्सियल स्केलेटन। जो स्कैपुला है उसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है शोल्डर ब्लेड। तो स्कैपुला बोन कैसी है? फ्लैट है, चपटी है। लेकिन अगर हम उसके शेप की बात करेंगे तो शेप कैसा है बोन का? ट्रायंगुलर शेप का है। काम क्या करती है स्कैपुला बोन कि जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी है उसको एक्सियल स्केलेटल से कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे हमारा ह्यूमरस है, हमारी जो क्लेविकल है, अपर एक्सट्रीमिटी है, उसको ये एक्सियल स्केलेटल से कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो स्क्रीन पे आप डायग्राम देख सकते हैं स्कैपुला विच इज ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर ब्लेड। तो अपीयरेंस कैसा है बोन का कि फ्लैट बोन है, चपटी है। लेकिन अगर आप इसके शेप की बात करोगे तो आप देख सकते हो कि इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का है। काम क्या है इसका? शोल्डर की स्टेबिलिटी में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस जो अपर एक्सट्रीमिटी है, जैसे हमारी स्कैपुला है, हमारी जो क्लेविकल है, जो हमारी ह्यूमरस है, उसको ये कनेक्ट करती है एक्सियल स्केलेटल के साथ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो स्केपुला है उसका हम एंटीरियर व्यू यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एंटीरियर व्यू जब सामने से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो अंदर की तरफ है, जो कॉन्वेक्सिटी है, अंदर की तरफ जो बॉर्डर आपको दिख रही है, ठीक है, ये कहलाती है हमारी मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, जो कि अंदर की तरफ होती है। और बाहर की तरफ जो आपको दिख रहा है कॉनकेव जैसा, ठीक है, बाहर की तरफ जो आपको दिख रहा है बॉर्डर, कॉनकेव बॉर्डर, ये है हमारी स्कैपुला की लेटरल बॉर्डर। तो अंदर की तरफ होती है मीडियल बॉर्डर, आप उसको एंटीरियर व्यू में देखेंगे तो भी आपको वो अंदर की तरफ दिखेगी। ठीक है, और आप पोस्टीरियर व्यू का डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो मीडियल बॉर्डर है वो अंदर की तरफ है। तो मीडियल बॉर्डर जो है वो अंदर की तरफ होती है, लेटरल बॉर्डर बाहर की तरफ होती है। और लेटरल बॉर्डर के ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, ये है ग्लिनोइड कैविटी। और ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये है हमारा कोरेकोइड प्रोसेस। ठीक है, ये है कोरेकोइड प्रोसेस। और कोरेकोइड प्रोसेस के ऊपर की तरफ है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस जहाँ पे क्लेविकल का जो लेटरल एंड है, डिस्टल पार्ट जो है, वो यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है और जॉइंट बनाता है। तो अगर हम सामने से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमको एंटीरियर व्यू में मीडियल बॉर्डर दिख रहा है, लेटरल बॉर्डर हमको दिख रहा है, ग्लिनोइड कैविटी जहाँ पे हमारे ह्यूमरस का हेड आके आर्टिकुलेट करता है और जॉइंट बनाता है। ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में जो स्पेस है जिसको हम सब एक्रोमियल स्पेस बोलते हैं, यहाँ से हमारे सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन जो है वो पास करता है। और कोरेकोइड प्रोसेस के ऊपर एक्रोमियन प्रोसेस जहाँ पे हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। पोस्टीरियर व्यू में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, ये आपको दिख रहा है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। अब ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है इसने स्कैपुलर बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो, ऊपर की तरफ जो स्पेस आप देख रहे हो, ये है सुप्रा स्पाइनस फोसा। और नीचे की तरफ जो आप बड़ा सा स्पेस देख रहे हो, ठीक है, यह कहलाएगा हमारा इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो ये कुछ बेसिक एनाटमी है जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो स्कैपुला है जिसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं, ये फ्लैट बोन है, चपटी है, ट्रायंगुलर शेप की है, जो अपर एक्सट्रीमिटी को एक्सियल स्केलेटल से कनेक्ट करती है।
पॉइंट नंबर टू, इट इज वेल कवर्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ मसल ऑफ बोथ द डोर्सल एंड वेंट्रल साइड। अगर आप देखोगे कि जो हमारी स्कैपुला बोन है, ये स्कैपुला बोन के एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ यहाँ पर मसल्स का अटैचमेंट है। यूजुअली प्रिवेंट ग्रॉस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैगमेंट फॉलोइंग फ्रैक्चर। तो किसी कारण से अगर मान लीजिए स्कैपुला बोन का फ्रैक्चर होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर होता है, तो चूंकि यहाँ पे आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ यहाँ पे मसल्स का अटैचमेंट है, तो अगर फ्रैक्चर भी होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होने नहीं देगी। अगर डिस्प्लेसमेंट भी होता है तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जो मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो मसल्स प्रिवेंट करेगी डिस्प्लेसमेंट होने से। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू दोनों आपको दिख रहा है डायग्राम में। तो आप देख सकते हैं कि जो एंटीरियर व्यू है, यहाँ पर भी हमारी मसल्स का अटैचमेंट है और मसल्स के साथ उनके टेंडन्स भी है। और पोस्टीरियर व्यू में भी आप देख सकते हैं कि मसल्स और टेंडन है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी स्कैपुला बोन है उसको चारों तरफ से आगे और पीछे और साइड में लेटरली, चूंकि ग्लिनोइड कैविटी से आर्टिकुलेट कर रहा है ह्यूमरस का हेड, और ह्यूमरस का जो हेड है वहां पे मसल्स के टेंडन आके अटैच होते हैं, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और चूंकि यहाँ पे तीनों तरफ से मसल्स ने उसको कवर किया हुआ है, तो अगर मान लीजिए फ्रैक्चर होता भी है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और अगर हाई वेलोसिटी फोर्स लगता है या सीवियर कोई ट्रॉमा या इंजरी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है फ्रैक्चर का, फ्रैक्चर होने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, मिनिमल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। क्योंकि जो मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो मसल्स के टेंडन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो इसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रैक्चर ऑफ द स्कैपुला आर रिलेटिवली अनकॉमन इंजुरी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ स्कैपुला बोन का ही फ्रैक्चर हुआ। बहुत रेयर आप कोई ऐसा केस देखोगे जिसमें कोई पेशेंट आपके पास आया और उसकी स्कैपुला का फ्रैक्चर होगा। सिर्फ स्कैपुला का फ्रैक्चर बहुत ही अनकॉमन है, रेयरली ही हमको देखने को मिलता है। अगर कोई सीरियस टाइप ऑफ इंजरी है या कोई सीरियस टाइप ऑफ ट्रॉमा है या मल्टीपल बोन के फ्रैक्चर हुए हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उस केसेस में आपको स्कैपुला का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। बट सिर्फ स्कैपुला का फ्रैक्चर इतना कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयरली हमको देखने को मिल सकता है। 30 to 90% scapular fractures are related with injuries of the head, neck, chest और spine। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ स्कैपुला का फ्रैक्चर आपको कॉमनली देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ हो, जैसे रिब्स के फ्रैक्चर हुए हो और रिब्स के साथ एसोसिएटेड स्कैपुला का फ्रैक्चर आपको देखने को मिले, या हेड फ्रैक्चर है, हेड में इंजरी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या सर्वाइकल इंजरी है, तो उसके साथ आपको स्कैपुला का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। या शोल्डर जॉइंट की इंजरी है, शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन हुआ है, तो जो ग्लिनोइड कैविटी है स्कैपुला की या जो एक्रोमिन प्रोसेस है वहां पर फ्रैक्चर हो सकता है। या स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का फ्रैक्चर हो रहा है तो उसकी वजह से स्कैपुला में कुछ पार्ट उसका ब्रेक हो सकता है, वहां पे फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। या हमने बोला कि जो क्लेविकल का लेटरल एंड है वो आर्टिकुलेट करता है हमारी एक्रोमेन प्रोसेस के साथ और जॉइंट बनाता है, तो अगर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का डिसलोकेशन होता है तो उसकी वजह से एक्रोमेन प्रोसेस पे आपको फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। तो सिंगल स्कैपुलर फ्रैक्चर कॉमन नहीं है, रेयरली है हमको इनके केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर स्पाइन इंजरी है, चेस्ट में रिब्स की इंजरी है या सर्वाइकल इंजरी है या हेड इंजरी है, मल्टीपल बोन के फ्रैक्चर है, तो उस केसेस में आपको यहाँ पे स्कैपुला का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ इट इज हाई वस्कुलैरिटी, स्कैपुलर फ्रैक्चर्स यूजुअली यूनाइट। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो स्कैपुला बोन है उसको आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर और लेटरली तीनों तरफ से यहाँ पर मसल्स का बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो चूंकि यहाँ पर ज्यादा मसल्स का अटैचमेंट है तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी ज्यादा है।
तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने मसल्स को डाइसेक्ट किया है, ठीक है। और पूरी जो स्कैपुलर बॉडी आपको दिख रही है, उस स्कैपुलर बॉडी पे जो आपको वायर जैसे दिख रहे हैं फैले हुए, ये क्या है? ये छोटी छोटी आर्टरी है जो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल मसल्स को यहाँ पे सप्लाई कर रही है। तो कहने का ये मतलब है कि चूंकि यहाँ पर मसल्स का अटैचमेंट ज्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पे नर्व सप्लाई भी ज्यादा है, आर्टरी सप्लाई भी ज्यादा है, ब्लड सप्लाई ज्यादा है। तो किसी कारण से अगर मान लीजिए स्कैपुला का फ्रैक्चर होता भी है, लेकिन यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा है, तो फ्रैक्चर होने के बाद यूनाइट जल्दी होगा, हीलिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी होगी, फास्ट होगी, और यूनाइट होने में भी फ्रैक्चर को टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ज्यादा है, ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी, जैसे हमने क्लेविकल फ्रैक्चर पढ़ा, और क्लेविकल फ्रैक्चर में मैंने आपको तीन मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म बताए थे, क्योंकि क्लेविकल बोन को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई करा था: प्रोक्सिमल एंड, डिस्टल एंड, और दोनों के बीच का मिडिल एंड। और बोन तीनों ही जगह से ब्रेक हो सकती है, प्रोक्सिमल भी हो सकती है, डिस्टल भी हो सकती है, और मिडिल भी हो सकती है। तीनों का मैकेनिज्म अलग है। ठीक उसी तरह हमारी जो स्कैपुला बोन है तो सिंगल बोन, लेकिन इस बोन के भी मल्टीपल पार्ट है। जैसे हमने पढ़ा सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा, एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस, ग्लिनोइड कैविटी। तो स्कैपुला बोन बड़ी है और इसमें अलग अलग लोकेशन पे फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो जिस पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, या स्कैपुला बोन के जिस पार्ट पे फ्रैक्चर होता है, उस हर एक पार्ट का मैकेनिज्म अलग है, वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले, द बॉडी ऑफ द स्कैपुला इज फ्रैक्चर्ड बाय क्रशिंग फोर्स, क्रशिंग इंजुरी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा, इन दोनों को डिवाइड कर दिए स्पाइन ऑफ स्कैपुला, उसको हटा दो, तो बाकी का जो पूरा इंफ्रास्पाइनस फोसा आपको दिख रहा है, जो सुप्रास्पाइनस फोसा आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये स्कैपुला की बॉडी है, मेन बॉडी है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर बॉडी ऑफ द स्कैपुला की फ्रैक्चर होता है, स्कैपुला में बॉडी ऑफ द स्कैपुला का अगर फ्रैक्चर होता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका कारण क्या है? कि उसका कारण यह है कि क्रशिंग इंजुरी होगी, तो उसकी वजह से जो स्कैपुला की बॉडी है उसका फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है, विच यूजुअली ऑल्सो फ्रैक्चर रिब्स एंड में डिसलोकेट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ यहाँ पे स्कैपुला का फ्रैक्चर नहीं होता है, एसोसिएटेड जो दूसरी बोन्स हैं उनका भी फ्रैक्चर होता है। तो अगर बॉडी ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है, तो उसका कॉज क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है? कि क्रश इंजरी हुई होगी, उस क्रश इंजरी की वजह से बॉडी ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर हुआ, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हुआ, जिसमें बोन मल्टीपल पीसेस में टूट गई। ये सीवियर टाइप ऑफ ट्रोमा या सीवियर टाइप ऑफ इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बॉडी ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर हुआ है। तो बॉडी ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर का कॉज है क्रशिंग इंजरी, जिसमें रिब्स भी डैमेज होती है, जॉइंट भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। द नेक ऑफ द स्कैपुला मे बी फ्रैक्चर्ड बाय ब्लो और बाय अ फॉल ऑन द शोल्डर। अब ये नेक ऑफ द स्कैपुला क्या है? हमारी जो ग्लिनोइड कैविटी है, उस ग्लिनोइड कैविटी का जो पीछे वाला हिस्सा है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, वो कहलाता है नेक ऑफ द स्कैपुला। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो ग्लिनोइड कैविटी है, ठीक है, इस ग्लिनोइड कैविटी पे ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करके यहाँ पे जॉइंट बना रहा है, ठीक है। और ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर एक्रोमेन प्रोसेस है, और ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट पीछे की जो स्पेस आपको दिख रही है, खाली स्पेस, कोराकॉइड प्रोसेस है। हाँ, कोरेकोइड प्रोसेस ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर है और कोरेकोइड प्रोसेस के नीचे, और ग्लिनोइड कैविटी के पीछे की जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो रिमेनिंग पार्ट आपको दिख रहा है, ये है नेक ऑफ द स्कैपुला। मैं आपको पोस्टीरियर दिखाता हूँ, पोस्टीरियर व्यू, ये देखिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हेड ऑफ द ह्यूमरस,
ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करके यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बना रहा है, और पीछे की तरफ आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है ग्लिनोइड कैविटी का, ये पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है नेक ऑफ स्कैपुला। तो हमने यूं बोला कि अगर सिर्फ बॉडी ऑफ स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है, तो बॉडी ऑफ स्कैपुला फ्रैक्चर होने के पीछे मैकेनिज्म है क्रशिंग इंजुरी। लेकिन अगर नेक ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है, नेक ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है, तो इसका मैकेनिज्म है डायरेक्ट ब्लो या फॉल ऑन शोल्डर। कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल अपने शोल्डर के बल अगर गिरता है तो हो सकता है कि उसकी जो नेक है स्कैपुला की, वो ब्रेक हो जाए, वो टूट जाए, वहां पर फ्रैक्चर हो सकता है। या लड़ाई होती है, वायलेंस होता है, किसी ने डायरेक्ट किसी रोड से या लोहे से या लकड़ी के टुकड़े से किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर एकदम शोल्डर पे मारा तेज, तो हो सकता है कि नेक ऑफ स्कैपुला का फ्रैक्चर देखने को मिले। तो बॉडी ऑफ स्कैपुला, क्रशिंग इंजुरी, नेक ऑफ स्कैपुला, फॉल ऑन शोल्डर और डायरेक्ट हिट ऑन शोल्डर। द अटैचमेंट लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स में ड्रैग द ग्लीनोइड डाउनवर्ड एंड लेटरली। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डायग्राम देख के समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्लिनोइड कैविटी है, उस ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट नीचे जो आप अटैचमेंट देख रहे हो रेड कलर का, जो ये रेड रेड है, ये हमारी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल का लॉन्ग हेड है, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट नीचे जो आप देख रहे हो ना, ग्लिनोइड कैविटी पे, यहाँ पर हमारे ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल जो है उसका लॉन्ग हेड यहाँ पे आके अटैच होता है। तो वो यूं बोल रहे हैं कि अगर नेक ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है, और चूंकि नेक ऑफ द स्कैपुला पे हमारी ट्राइसेप्स मसल का लॉन्ग हेड अटैच होता है, तो अगर नेक ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर होगा, तो ये मसल क्या करेगी, फ्रैक्चर होने के बाद जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो फ्रेगमेंट है बोन का, उसको नीचे की तरफ पुल कर लेगी, नीचे की तरफ खींच लेगी। तो वो ये बोल रहे हैं कि नेक ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट हिट ऑन शोल्डर और पेशेंट फॉल ऑन शोल्डर। और जब फ्रैक्चर होता है नेक ऑफ द स्कैपुला का, और चूंकि वहां पे ट्राइसेप्स मसल का लॉन्ग हेड इंसर्ट होता है, अटैच होता है, तो फ्रैक्चर अगर होगा तो वो पर्टिकुलर बोन का टुकड़ा फ्रैक्चर होने के बाद वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मसल्स का अटैचमेंट है तो वो उसको नीचे की तरफ जो है खींच लेगी। ये यहाँ पर पॉइंट वो कहना चाह रहे हैं। द कोरेकोइड प्रोसेस में फ्रैक्चर अक्रॉस इट्स बेस और बी अवर्स एट द टिप। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो कोरेकोइड प्रोसेस है, ठीक है, अब वो कोरेकोइड प्रोसेस का फ्रैक्चर भी दो लोकेशन पे हो सकता है। टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस पे भी हो सकता है, और बेस ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस पे भी हो सकता है। तो अगर कोरेकोइड प्रोसेस का फ्रैक्चर है तो उसकी भी दो लोकेशन है। टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस, वहां से टूट सकती है बोन, या फिर बेस ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस पे जाके बोन जो है टूट सकती है। फ्रैक्चर ऑफ द एक्रोमियन इज ड्यू टू डायरेक्ट फोर्स। अगर एक्रोमियन प्रोसेस का फ्रैक्चर होता है, उसका मैकेनिज्म भी सेम है कि या तो किसी ने डायरेक्ट हिट किया हो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, या कोई पेशेंट है जो शोल्डर के बल गिर गया हो। तो यहाँ पर हमने मैकेनिज्म चार पार्ट के लिए पढ़े। सबसे पहले पूरी स्केपुला है, तो उसमें अगर सिर्फ बॉडी ऑफ द स्केपुला का फ्रैक्चर होता है तो उसका कारण है क्रशिंग इंजुरी। अगर नेक ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है तो उसका कारण है डायरेक्ट हिट ऑन शोल्डर और फॉल फॉल ऑन शोल्डर। कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमेन प्रोसेस का अगर फ्रैक्चर होता है तो उसका कारण भी, मैकेनिज्म भी यही है कि या तो डायरेक्ट हिट होगा शोल्डर पे, या कोई पर्सन जो है शोल्डर के बल गिर जाएगा। सर, एवल्स एट द टिप को एक बार बता दीजिए। एक मिनट में आगे डिस्कस करते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा ये, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सबसे पहले कि अगर स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है तो हमें पेशेंट में क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले द आर्म इज हेल्ड इमोबाइल। सपोज अगर कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन जिसमें स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है, तो आर्म जो होगा
वो इमोबाइल रहेगा, इमोबिलाइज्ड रहेगा। पेशेंट जो है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब फ्रैक्चर होता है तो सीवियर टाइप ऑफ पेन पेशेंट को होता है, पेन की वजह से पेशेंट बिल्कुल भी मूव मूव नहीं कर पाएगा, तो उसका जो आर्म है वो कैसा रहेगा, इमोबिलाइज रहेगा। फ्रैक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द स्कैपुला आर ऑफन एसोसिएटेड विद सीवियर इंजुरीज लाइक चेस्ट, ब्रेकियल प्लेक्सिस, स्पाइन, एब्डोमेन, हेड। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है तो एसोसिएटेड दूसरी बोन का भी यहाँ पे डैमेज हो सकता है। तो अगर बॉडी ऑफ द स्कैपुला का फ्रैक्चर है तो ये चेक करना जरूरी है कि क्या कोई अदर दूसरी बोन का भी फ्रैक्चर हुआ है, क्या ब्रेकल प्लेक्सस जो नर्व है वहां पे कुछ डैमेज हुआ है, कुछ आर्टरी है वहां पे डैमेज हुआ है, क्या लंग्स में कोई डैमेज हुआ है, तो वो चेक करना भी जरूरी है। न्यूरोलॉजिकल एंड वस्कुलर एग्जामिनेशन आर इसेंशियल। तो जो बॉडी ऑफ द स्कैपुला है वहां पे मसल्स का अटैचमेंट भी है, आर्टरी का अटैचमेंट भी है। तो इन केस ऑफ ओपन फ्रैक्चर, इन केस ऑफ कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, सीवियर टाइप ऑफ ट्रॉमा या इंजुरी, तो ये रूल आउट करना जरूरी है कि सिर्फ बोन का ही फ्रैक्चर हुआ है या जो एसोसिएटेड हमारे स्ट्रक्चर है जैसे नर्व है, मसल्स है, टेंडन है, लिगामेंट है, ये डैमेज हुए हैं या नहीं। तो उसके लिए हमको न्यूरोलॉजिकल और वेस्कुलर एग्जामिनेशन करना जरूरी है, वाइटल साइंस को चेक करना जरूरी है, पल्स को चेक करना जरूरी है, ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी है, सेंसेशन चेक करना जरूरी है। ये पूरा असेसमेंट लिया जाता है जब कोई कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर या कोई भी सीरियस टाइप ऑफ ट्रॉमा होता है तो। The upper extremity is held in adduction, and any attempt to abduct the extremity increase pain. तो हमने बोला कि जो मूवमेंट है ये वाला, ठीक है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं एबडक्शन, दूर लेके जाना, और पास में लेके आते हैं तो इसको बोलते हैं एडक्शन। तो अगर स्कैपुला का फ्रैक्चर हुआ है तो पेशेंट का अपीयरेंस कैसा होगा, वो आपके क्लिनिक में आ रहा है या डिपार्टमेंट में आ रहा है तो वो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, उसका जो शोल्डर है, जो आर्म है, वो एडक्टेड पोजीशन में होगा, जो हैंड है वो अक्रॉस द चेस्ट, और जो दूसरा कॉन्ट्रालेटरल हैंड है वो उसको सपोर्ट करेगा। अब चूंकि यहाँ पे स्कैपुला का फ्रैक्चर है, बोन टूटी है, तो पेशेंट को पेन हो रहा है। अब अगर इसी पोजीशन में वो मान लीजिए कोशिश करता है मूवमेंट करने की, वो कोशिश करता है शोल्डर का फ्लेक्शन करने की या एबडक्शन करने की या किसी भी टाइप के मूवमेंट को वो करने की कोशिश करेगा, तो उसका पेन जो है वो मूवमेंट के साथ और बढ़ेगा। ठीक है। सडन पेन एंड स्वेलिंग ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर एट द टाइम ऑफ इंजुरी, जो कि हमने डिस्कस करा है कि जब फ्रैक्चर होता है तो पेन भी होता है, ठीक है, स्वेलिंग भी होती है, हेमाटोमा भी होता है। तो जनरली अगर स्कैपुला की बॉडी का फ्रैक्चर होगा या एक्रोमेन प्रोसेस का फ्रैक्चर होगा तो जो शोल्डर ज्वाइंट है पर्टिकुलरली वहां पे सबसे ज्यादा पेन होगा, प्लस जो शोल्डर ब्लेड से जो स्कैपुला है वहां पर तो पेन होगा ही सही। पेन ड्यूरिंग शोल्डर एंड अपर बैक मूवमेंट, अगर पेशेंट कोशिश कर रहा है किसी भी टाइप के मूवमेंट करने की तो उसको पेन होगा, और पेन मूवमेंट के साथ और बढ़ेगा। जब आप टेंडरनेस चेक करेंगे, पाल्पेट करेंगे, तो आपको टेंडरनेस भी वहां पे देखने को मिलेगा। साथ में इन एबिलिटी टू परफॉर्म ओवरहेड एक्टिविटी, अगर कोई पेशेंट है जो ओवरहेड एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक्टिविटी वो नहीं कर पाएगा पेन की वजह से, और वहां पे हेमेटोमा भी है, स्वेलिंग भी है, तो वो एडिशनल उसको और पेन उसका इंक्रीज होगा अगर वो मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो। ठीक है। अब हमने जब फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहां पर हमने एक फ्रैक्चर पढ़ा था जिसमें हमने बोला था कि एक एवल्जन फ्रैक्चर होता है। एवल्जन फ्रैक्चर क्या होता है कि जब कोई मसल का टेंडन बोन के किसी एक पार्ट पे इंसर्ट होता है और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, या मान लीजिए कि फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होने के साथ जब मसल्स भी डैमेज होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो फोर्स इतना ज्यादा लगता है मसल्स के द्वारा कि वो जब मूवमेंट होता है तो जो टेंडन मसल के जिस पार्ट पे अटैच हुआ है वो उसको ब्रेक करता हुआ अपनी तरफ खींच लेता है। तो कोरेकोइड प्रोसेस जो है, तो आप आपने पूछा है सुहैव मुझसे, तो आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे बताएंगे कि जो टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस है वहां पे कौन सी मसल का टेंडन का वहां पे अटैचमेंट होता है। ओके। ठीक है ना, ये आप मुझे बताना। क्योंकि एवर्जन फ्रैक्चर में क्या होगा कि जब कोरेकोइड प्रोसेस का फ्रैक्चर हो रहा है टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस का या बेस ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस का, तो बेस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर अगर टिप ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस का है तो टिप पे कौन सी मसल का अटैचमेंट है, तो जब फ्रैक्चर होगा तो वो जो पर्टिकुलर टेंडन मसल का उस कोरिकोइड प्रोसेस के टिप पे अटैच है तो वो उसको अपनी तरफ पुल करता हुआ ले जाएगा, तो वहां से बोन जो है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। बेल्ट। ये जिसको पता है वो तो मत बोलो, ये होमवर्क टू हैव के लिए है, मैं आपके को दूसरा होमवर्क दूंगा एक और। चलो, अब हम डिस्कस करते हैं रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन। अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ, हमको ट्रीटमेंट देना है या हमको इवैल्यूएट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो हम क्या करवाएंगे? एक्सरे करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है कि एमआरआई करवाना है? सबसे पहले, स्कैपुलर फ्रैक्चर कैन बी डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑन प्लेन एक्सरे बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बीच में भी एक बार बताया था कि जब हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में हमको सिर्फ बोन दिखती है, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू नहीं दिखता, लेकिन हमको सॉफ्ट टिश्यू के शेडो दिखते हैं। तो अगर स्कैपुला का फ्रैक्चर है और प्लेन एक्सरे करवाया है तो हो सकता है कि डायग्नोसिस बनाने में डिफिकल्टी हो, फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी हो, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ जो शोल्डर बॉडी है, स्कैपुला बॉडी है, उस पर मसल्स का अटैचमेंट है। तो एक्सरे करवाएंगे तो मसल्स तो हमको नहीं दिखेगी, लेकिन उसकी शेडो जो है वो वहां पर हमको दिखेगी, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। तो इन केस ऑफ अगर शोल्डर स्कैपुला का फ्रैक्चर है तो आप एक्सरे ना करवा के आप सीटी स्कैन करवाओ, जिसमें आपको 3D इमेज बनेगी और आपको अच्छे से दिखेगा। द फिल्म्स में रिवील अ कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द स्कैपुला और फ्रैक्चर्ड स्कैपुलर नेक विथ द आउटर फ्रेगमेंट पुल डाउनवर्ड बाय द वेट ऑफ द आर्म। तो अगर आप एक्सरे भी करवाते हैं या सीटी स्कैन करवाते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना एक्सरे में थोड़ा डिफिकल्ट है, सीटी स्कैन में आसान हो जाता है। और जब आप उसको देखेंगे, फिल्म को देखेंगे, तो आपको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर अगर है तो आपको क्लियरली दिखेगा। कम्युनिकेटेड मतलब कि बोन के छोटे छोटे मल्टीपल पीसेस हो चुके हैं, तो अगर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है तो वो भी आप देख सकते हो। इन केस ऑफ ग्लिनोइड फ्रैक्चर, इन केस ऑफ नेक ऑफ द स्कैपुला फ्रैक्चर, तो वो भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो ग्लिनोइड कैविटी है उसके नीचे, नेक जो है हमारी, नेक ऑफ स्कैपुला, उसके नीचे ट्राइसेप्स मसल का लॉन्ग हेड ओरिजिन अटैच होता है। तो अगर फ्रैक्चर होता है ग्लिनोइड कैविटी का या नेक ऑफ द स्कैपुला का, तो वो पर्टिकुलर बोन का पार्ट ब्रेक होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप फिल्म में दोनों ही आइडेंटिफाई करके पता लगा सकते हो कि कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है तो मल्टीपल पीसेस होंगे, अगर ग्लिनोइड कैविटी या नेक ऑफ स्कैपुला का फ्रैक्चर है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। तो वो आप यहाँ पे रूल आउट कर सकते हो। सही तरीके से रूल आउट करना है तो एक्सरे से बेटर है कि आप सीटी स्कैन करवाओ। सीटी स्कैन इज यूजफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग ग्लिनोइड फ्रैक्चर और द बॉडी ऑफ स्कैपुला फ्रैक्चर। इन केस ऑफ कम्युनिकेटेड और ओपन फ्रैक्चर और एनी सीवियर टाइप ऑफ इंजुरी या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या हेड इंजुरी, तो आपको लग रहा है कि जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो मसल्स हैं, जो टेंडन्स हैं, आर्टरी है, नर्व है, इनका भी डैमेज हुआ है, तो आप फिर एमआरआई करवाओ, उसमें फिर आपको पूरा अच्छे से क्लियर यहाँ पे हो जाएगा।